दोपहर के ठीक 1 बजे होंगे जब इंदौर के अनाज मंडी वाले खुले बाजार पर मई की गर्मी किसी हथौड़े की तरह गिर रही थी। धूप इतनी तीखी थी कि सड़क का डामर जैसे पिघल कर चिपकने को तैयार था। हवा में धूल और पसीने की मिली-जुली गंध थी। और फिर भी भीड़ कम नहीं थी। ठेलों पर बोरे, दुकानों के सामने तौलिए से पोंछते चेहरे, मोल भाव की आवाजें, साइकिल की घंटी और बीच-बीच में किसी दुकानदार की झल्लाहट। इसी शोर के अंदर एक अलग किस्म का सन्नाटा भी था। ऐसा सन्नाटा जो तब पैदा होता है जब लोगों को पता हो कि अभी कुछ गलत होने वाला है और फिर भी कोई कुछ नहीं कहेगा। गोविंदलाल की दुकान ठीक चौराहे से थोड़ी अंदर थी। टीन की छत, लकड़ी का काउंटर, पीछे बोरे लगे हुए और सामने एक छोटा सा डिजिटल स्कैनर स्टैंड जिस पर क्यूआर कोड चमक रहा था। गोविंदलाल 55 के आसपास का आदमी था। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, बालों में सफेदी और आंखों में वह डर जो उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, बस सीख लिया था। वह गल्ले के नीचे नोटों का हिसाब मिला रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, जैसे समय नहीं, किसी की आहट उसकी सांसें गिन रही हो। तभी भीड़ में से एक लड़की सामने आई। आसमानिया रंग की साधारण कॉटन कुर्ती, जीन्स, पैरों में पुरानी सी चप्पल, कंधे पर झोला बैग और माथे पर पसीने की एक लकीर जिसे वह बिना हड़बड़ी के उंगलियों से पोंछ लेती। उसका नाम काव्या राठौर था, लेकिन वहां वह बस एक आम लड़की लगती थी, ऐसी जो किसी स्कूल से लौट रही हो या किसी घर से पैसे भेजने निकली हो। उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था, पर आंखों में एक अजीब सी स्थिर चमक थी, जैसे यह लड़की शोर में भी सच सुन सकती हो। काव्या ने काउंटर के पास आकर धीमे स्वर में कहा, काका, ऑनलाइन हो जाएगा ना? नेटवर्क आज बड़ा अटक रहा है। गोविंदलाल ने मजबूरी वाली मुस्कान से सिर हिलाया। बिटिया, हो तो जाएगा, बस आज हवा में गर्मी है, नेटवर्क भी चिड़चिड़ा है। काव्या ने फोन निकाला, क्यूआर स्कैन किया और अंगूठा स्क्रीन पर टिकाए रखा। प्रोसेसिंग का गोल चक्कर घूमता रहा, जैसे उसे भी पता हो कि इस बाजार में पैसे से पहले डर का ट्रांजैक्शन होता है। काव्या को पीछे से किसी के कंधे का धक्का लगा। उसने पलटकर देखा तो लोग अपने अपने काम में लगे थे, पर उनकी गर्दनें बार बार सड़क की तरफ मुड़ रही थीं। काव्या ने भी नजर उठाई और उसी पल बाजार के शोर को छीड़ती हुई एक तीखी आवाज आई, जीप का सायरन। वह आवाज सिर्फ कान में नहीं, पेट में उतरती है। ठेले वाले अचानक किनारे सरकने लगे। दुकानदारों ने अपने शटर का आधा हिस्सा नीचे कर दिया और भीड़ का बहता हुआ पानी जैसे एक जगह जम गया। नीली बत्ती लगी। एक बोलेरो जीप गोविंदलाल की दुकान के सामने आकर रुकी। धूल का गुबार उठा और अगले ही पल दरवाजा खुला। सबसे पहले 3 सिपाही उतरे, हाथों में डंडे, आंखों में वही पुरानी आदत कि पहले डराओ फिर पूछो। उनके पीछे उतरा इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर, भारी शरीर, खाकी वर्दी तनी हुई, बेल्ट की चमक, काला चश्मा और चाल में ऐसा अधिकार जैसे उसने इस सड़क को जन्म दिया हो। उसने उतरते ही अपनी कमर सीधी की, चश्मे के ऊपर से बाजार को देखा और फिर उसी अंदाज में आगे बढ़ा, जैसे भीड़ उसके लिए रास्ता छोड़ना कोई विकल्प नहीं, मजबूरी हो। गोविंदलाल ने काउंटर के पीछे से उठते ही हाथ जोड़ लिए। नमस्ते साहब, गर्मी बहुत है, पानी मंगवाऊं? रणवीर ने काउंटर पर कोहनी टिकाई, नजर सीधे गल्ले पर। पानी बाद में, पहले बताओ गोविंद, पिछले महीने की सेवा कहाँ है? गोविंदलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, इस बार धंधा, बच्चों की फीस, थोड़ा। रणवीर ने हंसी दबाकर नाक से हवा निकाली। थोड़ा बहुत तुम लोग ही बोलते हो और थाने में थोड़ा बहुत नहीं चलता। आज 5,000 अभी। गोविंदलाल की उंगलियां कांपने लगीं। साहब, 5,000 तो गल्ले में भी। अभी ग्राहक। वह अधूरी बात कह ही रहा था कि रणवीर की नजर क्यूआर स्टैंड पर पड़ी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में आग रख दी हो। अरे वाह, डिजिटल हो गए? उसने व्यंग्य से कहा। तो पैसे भी डिजिटल घुमा रहे हो? काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग? गोविंदलाल घबराकर बोला, नहीं साहब, ये तो बस ग्राहक, ऑनलाइन पेमेंट। रणवीर ने बात पूरी नहीं होने दी। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर काउंटर पर रखा। एक कांच का जार उठाया जिसमें बिस्कुट थे और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े छिटककर काव्या के पैरों के
पास आ गिरे। भीड़ से एक दो हल्की चीखें निकलीं, फिर वही चुप्पी। रणवीर ने दूसरा वार क्यूआर स्टैंड पर किया, प्लास्टिक टूटकर बिखर गया और गोविंदलाल के मुंह से साहब मत करो जैसी आवाज निकली जो किसी की दया नहीं, सिर्फ उसकी ताकत को और बढ़ाती है। रणवीर ने गले में हाथ डाला, जितने नोट मिले मुट्ठी में भर लिए और अपनी जेब में ठूंसते हुए बोला, ये जब्ती है, कल थाने आकर हिसाब कर लेना, वरना दुकान सील। गोविंदलाल आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर लगभग गिरते हुए, साहब ये ग्राहक के पैसे हैं, मत ले जाइए। रणवीर ने बिना देखे एक लात मारी। गोविंदलाल लड़खड़ाकर पीछे गिरा, उसकी पीठ बोरे से टकराई और उसकी आंखों में पानी आ गया, पर उसने रोना नहीं चाहा, उसने सिर्फ अपने अपमान को निगल लिया। यही वह पल था जब काव्या के अंदर का धैर्य टूटकर नहीं, जमकर खड़ा हुआ। वह अब तक साइड में खड़ी थी, फोन पर प्रोसेसिंग देखती और बाजार का असली प्रोसेस समझती। उसने एक कदम आगे रखा, आवाज ऊंची नहीं, पर इतनी साफ कि भीड़ के कान में चुभ जाए, इंस्पेक्टर साहब। रणवीर ने पलटकर देखा, चश्मा थोड़ा नीचे किया और काव्या को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरा जैसे वह कोई बात करने लायक भी न हो। क्या है? काव्या ने गोविंदलाल की तरफ देखा, फिर रणवीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, आपने एक बुजुर्ग आदमी को लात मारी, बिना किसी रसीद के पैसे उठाए। ये कानून है या गुंडागर्दी? बाजार में जैसे किसी ने अचानक पंखा बंद कर दिया हो। लोग सांस रोके देखने लगे, कोई नहीं हिला। रणवीर के होंठों पर पहले हैरानी आई, फिर एक कुटिल मुस्कान। आजकल की लड़कियां। उसने पीछे अपने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, रील्स देख देख कर सबको लगता है वो क्रांति कर देंगी। सिपाहियों की हंसी खनक कर गंदी लगी। काव्या ने अपने स्वर को और ठंडा किया, मजाक मत कीजिए, जो पैसे आपने जेब में डाले हैं वापस रखिए। रणवीर का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। वरना क्या? काव्या ने फोन उठाया। उसका ट्रांजैक्शन अभी फंसा था, पर अब उसे पैसे नहीं, सबूत चाहिए थे। उसने कैमरा ऑन करने की कोशिश की, वीडियो बनाऊंगी ताकि लोग देखें कि वर्दी के पीछे क्या छिपा है। रणवीर ने जैसे ही फोन देखा, उसका गुस्सा उफन पड़ा। वह झपट्टा मारकर आगे आया, काव्या के हाथ पर जोर से वार किया और फोन हवा में उछलकर सड़क पर गिरा। एक तेज आवाज के साथ स्क्रीन चटककर टूट गई। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, लो, बन गया वीडियो। काव्या ने टूटे फोन को देखा, फिर उसे उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक शांत आग थी, ऐसी आग जो शोर नहीं करती, बस वक्त आने पर सब कुछ जला देती है। उसने धीमे से कहा, आपने सिर्फ फोन नहीं तोड़ा, आपने एक नागरिक का अधिकार तोड़ा है। रणवीर ने कदम और करीब किया। अधिकार? उसने थूक निगलकर कहा, तेरा अधिकार मैं बताऊंगा। और अगले ही पल उसने हाथ उठाया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ के बीच से किसी के मुंह से हे भगवान निकल गया। काव्या का चेहरा एक तरफ घूम गया, उसके गाल पर लाल निशान उभर आया, पर उसने चीख नहीं मारी। वह एक सेकंड के लिए स्थिर रही, जैसे शरीर ने दर्द स्वीकार किया हो और दिमाग ने फैसला। उसने अपना गाल छुआ, फिर रणवीर की तरफ वैसे ही देखती रही जैसे कोई किसी के असली चेहरे को पहचान रहा हो। उसकी आवाज अब भी धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी धार थी कि रणवीर को पहली बार लगा ये लड़की डरती नहीं। ये थप्पड़। काव्या ने कहा, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। रणवीर को यह शांति चुभ गई। उसे लगा यह चुनौती है, और सत्ता के नशे में चूर आदमी चुनौती को माफ नहीं करता। महंगा? वह हंसा। सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला, तेरे ऊपर धाराएं लगेंगी। उसने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे, जीप में डालो, थाने में सिखाएंगे कानून। 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने काव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। काव्या ने झटके से हाथ छुड़ाया, आवाज तेज नहीं की, हाथ मत लगाना, मैं खुद चलूंगी। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई। एक आम लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है? पर कोई फिर भी आगे नहीं आया। गोविंदलाल जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें डर और शर्म से भर गई थीं। काव्या ने एक पल उसे देखा, जैसे कह रही हो मैं अभी यहां से जा रही हूं, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं। फिर वह खुद चलकर जीप के पास गई, दरवाजा खुला और वह अंदर बैठ गई। रणवीर आगे वाली सीट पर बैठा, मूंछों पर ताव देते हुए बोला, चलो कोतवाली, आज इसका नशा उतारते हैं। बोलेरो धूल उड़ाती हुई निकल गई।
पीछे रह गया टूटा हुआ फोन, टूटे कांच के टुकड़े, बिखरा हुआ क्यूआर स्टैंड और बाजार का वही पुराना डर जो आज कुछ अलग महसूस कर रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे आंख में आंख डालकर देखा था। कोतवाली थाना बाहर से वैसा ही दिखता था जैसा हर पुराने सरकारी भवन का चेहरा होता है। उखड़ी हुई पुताई, लोहे का गेट, भीतर जाती धूल भरी सीढ़ियां और दीवारों पर पान की सूखी लकीरें जो जैसे सालों से गवाही दे रही हों कि यहां सच से ज्यादा डर टपकता है। बोलेरो अंदर घुसी तो गेट पर बैठे सिपाही तुरंत खड़े हो गए। किसी ने सलाम किया, किसी ने बस गर्दन झुका ली। रणवीर ठाकुर भारी कदमों से उतरा। उसकी चाल में अभी भी वही अकड़ थी, जैसे बाजार का तमाशा उसकी जीत हो। पीछे से काव्या उतरी, गाल पर लाल निशान अब भी ताजा था, हाथ में टूटा हुआ फोन, बालों में हल्की धूल, पर चेहरा सीधा और संतुलित। उसने आसपास एक नजर डाली। हवा में बासी चाय, पसीने और फाइलों की पुरानी गंध घुली थी। किसी को नहीं पता था कि यह लड़की कौन है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक सिपाही ने हिचकते हुए पूछा, सर, इसे लेडीज लॉकअप में? रणवीर ने हंसते हुए टोपी उतारी और टेबल पर फेंकी। लेडीज लॉकअप में आराम करेगी? नहीं, रूम नंबर 2 में ले जाओ। स्पेशल पूछताछ। सिपाही समझ गए। रूम नंबर 2 वह कमरा था जहां कैमरा अक्सर खराब रहता था। काव्या को उस कमरे की ओर ले जाया गया। दरवाजा खुला। अंदर एक टूटी कुर्सी, एक लोहे की मेज, छत पर घूमता धीमा पंखा जो हवा से ज्यादा आवाज करता था, और दीवार पर खुरचा हुआ एक वाक्य, सच यहां महंगा पड़ता है। दरवाजा बंद हुआ। कुंडी की आवाज आई और कमरे में अचानक सन्नाटा भर गया। काव्या ने गहरी सांस ली। दर्द था, पर वह दर्द से ज्यादा स्थिति को पड़ रही थी। उसने अपनी कुर्ती की सिलवटें ठीक कीं, फोन के टूटे कांच को झाड़ा और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। बाहर रणवीर अपने कमरे में बैठा पानी पी रहा था। उसने अपने चेहरे को शीशे में देखा, मूंछें सीधी कीं और खुद से बुदबुदाया, 2 कौड़ी की लड़की मुझे सिखाएगी। उसके भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं था, अहंकार था, और अहंकार को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सामने वाला डरता नहीं। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा फिर खुला। इस बार अंदर आया एक दुबला पतला युवा सिपाही। उम्र मुश्किल से 25, वर्दी थोड़ी ढीली, आंखों में संकोच। उसके हाथ में प्लास्टिक का गिलास था। पानी, उसने धीमे से कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। वह न तो मुस्कुरा रही थी न रो रही थी, बस देख रही थी जैसे किसी किताब का नया पन्ना पढ़ रही हो। धन्यवाद। उसने गिलास लिया और एक घूंट में पानी पी लिया। सिपाही वहीं खड़ा रहा। नाम? काव्या ने पूछा। वह थोड़ा चौंका। जी, अरुण मिश्रा। अरुण? काव्या ने कहा। तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया? अरुण ने तुरंत सिर झुका लिया। मैडम, मैं क्या कहूं, हम लोग आदेश मानते हैं, और अगर आदेश गलत हो। काव्या की आवाज न तेज थी न आरोप लगाने वाली, बस सीधी। अरुण चुप रहा। उसके गले की नसें तन गईं। उसने धीमे से कहा, यहां बहुत बातें होती हैं, पर कोई लिखित शिकायत नहीं करता। लोग डरते हैं। डर किससे? काव्या ने पूछा। अरुण ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसमें घबराहट थी, पर साथ ही एक सवाल भी। सिस्टम से, उसने कहा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। सिस्टम कागज से बनता है अरुण, इंसान उसे डर या न्याय बनाते हैं। अरुण ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर हलचल थी। वह बाहर चला गया। बाहर रणवीर ने पूछा, क्या कर रही है अंदर? सर, चुप बैठी है, अरुण ने जवाब दिया। रणवीर हंसा। टूटेगी, सब टूटते हैं। आधे घंटे बाद रणवीर खुद कमरे में आया। दरवाजा जोर से खुला। वह अंदर आया, बेल्ट ढीली करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। तो मैडम, उसने तिरस्कार से कहा। नाम क्या है तुम्हारा? काव्या ने एक पल सोचा। अगर वह अभी सच बता देती तो खेल यहीं खत्म हो जाता, पर कुछ सच्चाइयां समय से पहले खुलें तो असर खो देती हैं। काव्या, उसने सीधा कहा। उपनाम छोड़े बिना। रणवीर ने कागज उठाया। पूरा नाम? काव्या राठौर। रणवीर ने लिख लिया। उसे नाम में कुछ खास नहीं लगा। पेशा? उसने पूछा। शिक्षिका, काव्या ने सहज स्वर में कहा। रणवीर ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अच्छा, बच्चों को यही सिखाती हो कि पुलिस से भिड़ जाओ? बच्चों को सिखाती हूं कि अन्याय के सामने खड़े होना चाहिए।
काव्या ने कहा। कमरे में एक पल के लिए हवा भारी हो गई। रणवीर कुर्सी से उठा, मेज पर हाथ पटका। यह क्लासरूम नहीं है, यहां नियम मैं बनाता हूं। उसने झुककर काव्या के करीब कहा। दो रास्ते हैं। एक, मान लो कि तुम और वह दुकानदार मिलकर काला पैसा घुमा रहे थे। दूसरा, हम तुम्हें इतना उलझा देंगे कि जमानत भी सपना लगेगी। काव्या खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई रणवीर से कम थी, पर उसकी मुद्रा सीधी थी। सच को कबूल करने के लिए दर्द की जरूरत नहीं होती, उसने कहा। और झूठ कबूल करवाने के लिए कानून नहीं, डर चाहिए। रणवीर का चेहरा तमतम्मा उठा। उसने हाथ उठाया, पर इस बार वह रुका। शायद उसे एहसास हुआ कि एक और थप्पड़ अब उसके लिए उतना आसान नहीं रहेगा। उसने बाहर खड़े सिपाहियों को आवाज दी, नजर रखो, खाना मत देना, शाम तक अकड़ उतर जाएगी। वह बाहर निकल गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। कमरे में फिर वही पंखे की आवाज। काव्या कुर्सी पर बैठी रही। उसके गाल में हल्की जलन थी, पर उसके भीतर अजीब सी शांति थी। उसने दीवार पर लिखे शब्द फिर पढ़े, सच यहां महंगा पड़ता है। उसने मन ही मन कहा, पर बिकता नहीं। बाहर अरुण अपनी डेस्क पर बैठा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने आज तक किसी को इस तरह खड़े होते नहीं देखा था। उसने जेब से फोन निकाला, उंगलियां कांप रही थीं। उसने नंबर खोजा, एसएसपी अभिषेक चौहान। यह नंबर उसे एक बार ड्यूटी के दौरान मिला था। उसने व्हाट्सएप खोला, छोटा सा संदेश टाइप किया, सर, कोतवाली में एक महिला को अवैध रूप से रोका गया है। मामला गंभीर है। उसने भेज दिया और तुरंत चैट डिलीट कर दी। उसके माथे पर पसीना था। उसे डर था, अगर पकड़ा गया तो नौकरी जा सकती है। पर भीतर से एक आवाज कह रही थी, अगर चुप रहा तो खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर सूरज अब भी तेज था, पर कमरे के भीतर रोशनी फीकी पड़ चुकी थी। काव्या ने आंखें बंद कीं, जैसे वह शोर से बाहर निकलकर किसी गहरी जगह जा रही हो। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, पद से बड़ा चरित्र होता है। उसने मन में तय किया, आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं, उस बाजार के लिए खड़ी है जहां लोग चुप थे। अचानक बाहर गेट पर हलचल हुई। गाड़ियों के रुकने की आवाज, तेज कदमों की धपधपाहट। अरुण ने खिड़की से झांका, 4 गाड़ियां और बीच वाली पर लाल नीली बत्ती। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। रणवीर ने भी आवाज सुनी। वह बाहर आया, भौहें सिकुड़ी। कौन आया? उसने झल्लाकर पूछा। तभी मुख्य द्वार से एक भारी, दृढ़ आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर। रणवीर के चेहरे से रंग उड़ गया। यह आवाज वह पहचानता था, एसएसपी अभिषेक चौहान। रणवीर ने जल्दी से टोपी उठाई, वर्दी सीधी की और बाहर बढ़ा। कमरे के भीतर काव्या ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी रेखा उभरी, जैसे वह जानती थी इंतजार खत्म होने वाला है। कहानी अभी खुलनी बाकी थी, पर अब हवा का रुख बदल चुका था। मुख्य द्वार पर गाड़ियों के रुकने की आवाज जैसे पूरे थाने की नसों में एक साथ दौड़ गई। बरामदे में खड़े सिपाहियों की रीढ़ सीधी हो गई। कुर्सियों पर बैठे लोग अचानक खड़े हो गए और फाइलों के ढेर के पीछे छिपी सुस्ती एक झटके में गायब हो गई। एसआईएसपी अभिषेक चौहान भारी कदमों से अंदर आए। उनकी वर्दी करीने से पहनी हुई थी, चेहरा सख्त, आंखों में सीधी रेखा सी खिंची हुई। उनके पीछे 2 अधिकारी और एक छोटा सा दस्ते का दल था। रणवीर ठाकुर ने खुद को संयत करने की कोशिश की। जय हिंद सर, उसने सलाम ठोका। आवाज में वही आत्मविश्वास भरने की कोशिश की जो अभी कुछ देर पहले तक उसके भीतर उफान मार रहा था। अभिषेक ने सलाम का जवाब दिया, पर उनकी नजरें रणवीर पर ठहरकर नहीं रहीं। एक महिला को अवैध रूप से हिरासत में लेने की सूचना मिली है, उन्होंने सीधे कहा। कहाँ है वह? रणवीर के चेहरे पर एक पल को झिझक उभरी, पर वह तुरंत बोला, सर, एक उपद्रवी लड़की है, बाजार में भीड़ भड़का रही थी, सरकारी काम में बाधा। अभिषेक ने हाथ उठाकर उसे रोका, पहले उसे बाहर लाओ। कमरे के अंदर काव्या कुर्सी पर बैठी थी। दरवाजा खुला तो 2 सिपाही उसे बाहर ले जाने को आगे बढ़े। इस बार काव्या खुद उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा था। वह जानती थी अभी सच बताने का सही क्षण नहीं आया है। पहले उसे देखना है कि यह सिस्टम अपने आप को कहां तक बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह बाहर आई,
बरामदे की हवा बदल गई। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अब हल्का नीला पड़ने लगा था। अभिषेक ने उसे देखा। एक क्षण के लिए उनकी भौहें सिकुड़ी जैसे चेहरा पहचाना सा लगे, पर उन्होंने तुरंत खुद को तटस्थ रखा। क्या नाम है आपका? उन्होंने औपचारिक स्वर में पूछा। काव्या राठौर, उसने जवाब दिया। रणवीर तुरंत बोला, सर, यही है, इसने मुझ पर हमला किया, ड्यूटी में बाधा। चुप। अभिषेक की आवाज सख्त थी। मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने फिर काव्या की ओर देखा। क्या हुआ था? काव्या ने कुछ क्षण मौन रखा। यह उसका पहला नैतिक परीक्षण था। वह चाहती तो यहीं अपना पद बता देती, सब कुछ पलट जाता, पर उसने तय किया था पहले सच को आम नागरिक की तरह सामने आने देना है। मैं बाजार में थी, उसने कहा। एक दुकानदार से जबरन पैसे लिए गए। मैंने विरोध किया। मेरा फोन तोड़ा गया। मुझे यहां लाया गया। उसकी आवाज में आरोप नहीं, तथ्य थे। रणवीर हंस पड़ा। सर, कहानी गढ़ रही है। हमने तो बस पूछताछ। अभिषेक ने कड़ी नजर डाली। क्या महिला पुलिस मौजूद थी? रणवीर चुप। क्या गिरफ्तारी का मेमो बनाया गया? फिर भी चुप्पी। माहौल भारी हो गया। अरुण पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसके सीने में धड़कन तेज थी। उसे लगा अब सब सामने आ जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। अभिषेक ने कहा, रिपोर्ट तैयार करो, मैं खुद जांच करूंगा। उन्होंने काव्या की ओर मुड़कर कहा, आप निश्चिंत रहें, प्रक्रिया होगी। यह वह क्षण था जब काव्या के पास विकल्प था। वह अभिषेक को अलग ले जाकर सच्चाई बता सकती थी, सब कुछ यहीं समाप्त कर सकती थी। पर उसने देखा रणवीर की आंखों में अब भी चुनौती थी। उसे लगा, अगर अभी उसने अपनी पहचान खोल दी तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती बनकर रह जाएगी। उसे पूरा तंत्र आईना दिखाना था। मैं बयान लिखवाऊंगी, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन अभी नहीं। अभिषेक ने भौं उठाई। क्यों? क्योंकि अभी यह मामला एक आम नागरिक का है, उसने कहा। शब्द साधारण थे, पर अर्थ गहरा। अभिषेक ने उसे गौर से देखा, जैसे उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़की सामान्य नहीं है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने रणवीर को आदेश दिया, किसी भी तरह का दबाव नहीं। और याद रखो, अगर प्रक्रिया में एक भी कमी मिली तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अभिषेक बाहर चले गए, पर पूरी तरह नहीं। उन्होंने अपने एक विश्वस्त अधिकारी को संकेत किया, नजर रखो। गाड़ियां बाहर ही रुक गईं। रणवीर के भीतर जलन उठी। उसे लगा उसकी प्रतिष्ठा पर चोट लगी है। जैसे ही एसएसपी नजर से ओझल हुए, उसने दांत भींचे। बहुत अकड़ है तुम में, वह काव्या के पास आकर बोला। सोचती हो ऊपर से कोई बचा लेगा? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं सोचती हूं कि सच खुद खड़ा होता है। रणवीर ने कदम और आगे बढ़ाया, पर इस बार उसके हाथ में डर था। वह जानता था अब एक सीमा पार करना उसके लिए भारी पड़ सकता है। फिर भी उसके भीतर का अहंकार शांत नहीं हुआ। आज नहीं तो कल टूटोगी, उसने फुसफुसा कर कहा। काव्या ने जवाब नहीं दिया। उसके भीतर भी उथल पुथल थी। क्या वह सही कर रही है? क्या जोखिम बढ़ा रही है? उसने खुद से पूछा, अगर मैं अभी अपनी पहचान बता दूं तो क्या बदल जाएगा? जवाब आया, सिर्फ मेरी स्थिति। बाकी लोगों का क्या? वही चुप्पी, वही डर। वह वापस कमरे में गई। इस बार दरवाजा बंद नहीं किया गया, पर बाहर पहरा था। अरुण अंदर आया। आपने क्यों नहीं बताया? उसने धीमे से पूछा। काव्या ने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है, अरुण, अगर मैं कोई और होती? अरुण के पास जवाब नहीं था। उसने महसूस किया, यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक आईना है। बाहर रणवीर अपने केबिन में इधर उधर टहल रहा था। उसे लग रहा था मामला हाथ से फिसल रहा है। उसने फाइल निकाली, कुछ कागजों पर लिखना शुरू किया। महिला द्वारा सरकारी कार्य में बाधा। वह कहानी गढ़ने लगा। तभी एक सिपाही ने आकर कहा, सर, बाजार से 2 लोग आए हैं, कहना है बयान देना है। रणवीर चौंका। कौन? गोविंद लाल और एक अन्य दुकानदार। रणवीर का चेहरा तमतमा उठा। भेज दो वापस, कहो एसएसपी से मिलें। पर तब तक देर हो चुकी थी। बाहर मीडिया की एक गाड़ी भी आकर खड़ी हो गई थी। किसी ने वीडियो बना लिया था थप्पड़ का नहीं, पर टूटे जार और रोते गोविंद का। हवा सचमुच बदलने लगी थी।
कमरे के अंदर काव्या खिड़की से हल्की रोशनी देख रही थी। उसे महसूस हुआ लोग हिलने लगे हैं। यह उसकी जीत नहीं थी, यह उनके भीतर जागते साहस का संकेत था। यही उसका असली लक्ष्य था। उसने मन में तय किया, अब समय करीब है, पर अभी भी वह रुकी रही, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा प्रतिरोध यह नहीं होता कि आप अपनी ताकत दिखा दें, बल्कि यह होता है कि आप दूसरों को अपनी ताकत पहचानने दें। बाहर कदमों की आहट फिर गूंजी। इस बार माहौल में घबराहट थी। रणवीर ने कागज गिरा दिए। अभिषेक चौहान वापस अंदर आ रहे थे और इस बार उनके हाथ में कुछ था। कहानी अब सिर्फ ठेंसा आरोप प्रत्यारोप की नहीं रही थी। यह परीक्षा बन चुकी थी, सिर्फ रणवीर की नहीं, पूरे थाने की। और काव्या ने अभी तक अपना अंतिम पत्ता नहीं खोला था। बरामदे में हवा भारी हो चुकी थी। बाहर खड़ी मीडिया वैन के कैमरे चमक रहे थे, लेकिन थाने की दीवारों के भीतर अब भी वही पुरानी घुटन थी। एसएसपी अभिषेक चौहान ने रणवीर की ओर देखा। उनके हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर कोई छोटा सा वीडियो चल रहा था। वीडियो साफ नहीं था, पर इतना दिख रहा था कि कांच टूट रहा है, एक बूढ़ा आदमी पीछे गिर रहा है और खाकी वर्दी की छाया आगे बढ़ रही है। रणवीर के गले की नस तन गई। सर, ये अधूरा वीडियो है। उसने तुरंत सफाई दी। पूरा संदर्भ। अभिषेक ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। संदर्भ जांच में निकलेगा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर किसी पर दबाव भी नहीं डाला जाएगा, समझे? रणवीर ने मजबूरी में सिर हिलाया, पर भीतर उसका अहंकार सुलग रहा था। जैसे ही अभिषेक बाहर निकले, उसने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। उसे लग रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है, धीरे धीरे, पर साफ्त। उसने दांत भींचे। सब ठीक कर दूंगा, उसने खुद से कहा। एक लड़की मुझे नहीं गिरा सकती। उधर काव्या फिर उसी कमरे में बैठी थी। इस बार दरवाजा खुला था, पर पहरा दोगुना था। उसे खाना नहीं दिया गया था। घड़ी की सुइयां धीमी लग रही थीं। पंखे की आवाज अब भी वही थी, पर शाम की तरफ झुकती धूप कमरे की दीवार पर लंबी परछाइयां बना रही थी। शरीर में थकान उतरने लगी थी। सुबह से कुछ खाया नहीं था। गाल में हल्की सूजन थी और मन में एक अजीब सी कसक। यह वही क्षण था जब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या यह रास्ता सही है? क्या जोखिम जरूरत से ज्यादा नहीं? उसने आंखें बंद कीं। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, सत्ता सबसे बड़ा नशा है, और जो उसे नियंत्रित नहीं कर पाता वही सबसे खतरनाक हो जाता है। उसने धीरे से दीवार से पीठ टिकाई। कमरे की सीलन उसकी कुर्ती से होकर त्वचा तक उतर रही थी, पर उसने खुद को स्थिर रखा। बाहर से हंसी की हल्की आवाज आई। रणवीर अपने दो विश्वस्त सिपाहियों के साथ कुछ फुसफुसा रहा था। देखो, वह कह रहा था, एसएसपी आए, चले गए। जब तक ऊपर से कोई लिखित आदेश नहीं, यहां मेरा ही राज है। आज रात तक इसकी अकड़ तोड़ दूंगा। एक सिपाही ने डरते हुए पूछा, सर, मीडिया बाहर है। रणवीर झल्लाया, मीडिया हर दिन आता है। 2 खबरें चलेंगी, फिर सब भूल जाएगा। तुम लोग बस चुप रहो। अरुण यह सब सुन रहा था। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने देखा काव्या को अब भी भोजन नहीं दिया गया है। उसने धीरे से रसोई की ओर कदम बढ़ाए। एक स्टील की थाली में थोड़ा सा चावल और दाल रखी। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो पहरेदार सिपाही ने उसे रोका। सर ने मना किया है। अरुण ने धीमे से कहा, भूखी रहेगी तो और हंगामा होगा। खाना दे दो, पूछताछ में आसान रहेगा। बहाना काम कर गया। दरवाजा खुला। अरुण ने थाली अंदर रखी। कुछ खा लीजिए, उसने फुसफुसाकर कहा। काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आभार था, पर वह मुस्कुराई नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, डर और अन्याय दोनों भूख से तेज बढ़ते हैं। तुमने आज एक चीज कम की है। अरुण चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ मजबूत हुआ। शाम गहराने लगी। बाहर बाजार से कुछ लोग बयान देने आए थे, पर उन्हें इंतजार में बैठा दिया गया। रणवीर चाहता था कि समय खिंचे, ताकि डर फिर से अपनी जगह ले ले। उसने फाइलें निकालीं। आरोपों की भाषा गढ़ने लगा। अज्ञात महिला द्वारा भीड़ भड़काना, सरकारी कार्य में बाधा, हिंसक व्यवहार। वह कहानी को इस तरह मोड़ना चाहता था कि दोषी वही दिखे जो सवाल पूछे। कमरे में वापस आकर उसने काव्या को देखा। अभी भी समय है, उसने कहा। माफी मांग लो,
बयान बदल दो, कह दो कि गलतफहमी थी, सब खत्म। काव्या ने थाली से एक कौर उठाया, बिना उसकी ओर देखे बोली, गलतफहमी तब होती है जब दोनों पक्ष भ्रम में हों। यहां भ्रम सिर्फ आपको है। रणवीर की मुट्ठियां भींच गईं। तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी? उसने गुर्राकर पूछा। काव्या ने उसकी ओर सीधा देखा। यह जीत हार नहीं है, यह तय करेगा कि कल किसी और के साथ क्या होगा। उसकी यह शांति रणवीर को भीतर से चुभ रही थी। वह चाहता था कि वह रोए, गिड़गिड़ाए, टूटे, पर वह बैठी थी थकी हुई, पर अडिग। उसने झुंझलाकर दरवाजा बंद किया। बाहर आते ही उसने सिपाहियों से कहा, रात की ड्यूटी बदलो, किसी को अंदर अकेला मत छोड़ना। वह खुद भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या यह समझ नहीं पा रहा था। रात पूरी तरह उतर आई। थाने की लाइटें जल उठीं। बाहर मीडिया कम हो गई थी, पर कुछ कैमरे अब भी टिके थे। अंदर कमरे की पीली रोशनी में काव्या ने दीवार पर नजर टिकाई। उसे लगा यह दीवारें कितनी कहानियां जानती होंगी, कितनी आवाजें यहां दबाई गई होंगी। उसने मन में निश्चय किया, आज जो भी हो, यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं रहेगा। यह दर्ज होगा, लिखा जाएगा और बदलेगा। करीब 9 बजे फिर से गाड़ियों की आवाज आई। इस बार हलचल पहले से अलग थी। एसएसपी अभिषेक चौहान फिर लौटे थे और इस बार उनके साथ जिला प्रशासन का एक वरिष्ठ अधिकारी भी था। रणवीर के चेहरे से रंग उड़ गया। सर, उसने बुदबुदाया। अभिषेक सीधे कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। काव्या उठ खड़ी हुई। कुछ पल के लिए सब शांत। फिर अभिषेक ने कहा, अब बहुत हो गया, पूरी जांच होगी। उन्होंने रणवीर की ओर मुड़कर जोड़ा, और तब तक कोई भी अवैध दबाव नहीं। रणवीर के भीतर अब डर साफ दिख रहा था। उसका नशा उतरने लगा था, पर अभी पूरी तरह नहीं। उसने आखिरी कोशिश की। सर, आप नहीं जानते यह लड़की। अभिषेक ने उसे रोका। मैं सब जान लूंगा। कमरे में खड़ी काव्या ने पहली बार महसूस किया, अब समय आ रहा है। पर अभी भी उसने चुप्पी नहीं तोड़ी, क्योंकि असली असर तब होता है जब सच खुद सामने आने को मजबूर हो जाए। रात की हवा में बदलाव था। सत्ता का संतुलन धीरे धीरे खिसक रहा था और जान की असर का रहे। काव्या, जो कुछ घंटे पहले एक आम नागरिक की तरह यहां लाई गई थी, अब भी उसी तरह खड़ी थी, पर उसके धैर्य ने कमरे की दीवारों को बदलना शुरू कर दिया था। न्याय अभी आया नहीं था, पर उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी थी। रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन कोतवाली के भीतर नींद जैसा कुछ भी नहीं था। बाहर खड़ी गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां दीवारों पर अजीब सी छाया बना रही थीं। बरामदे में खड़े सिपाहियों की सांसें भारी थीं। एसएसपी अभिषेक चौहान इस बार सीधे अंदर आए। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट स्तर का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी था। रणवीर ठाकुर ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। अब यह सिर्फ विभागीय जांच नहीं रह गई थी, प्रशासन भी शामिल हो चुका था। इंस्पेक्टर रणवीर। अभिषेक की आवाज इस बार पहले से ज्यादा कठोर थी। पूरी कार्यवाही अभी और यहीं होगी। कमरे का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। अंदर खड़ी काव्या रोशनी में आई। उसका चेहरा थका हुआ था। गाल पर हल्का नीला निशान साफ दिख रहा था, पर आंखों में वही अडिग शांति थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने उसे गौर से देखा, फिर एक पल को अभिषेक की ओर देखा, जैसे किसी अनकहे संदेह की पुष्टि हो रही हो। मैडम, अभिषेक ने औपचारिक स्वर में कहा, अब आप निश्चिंत होकर सब बताइए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। यह वही क्षण था जहां कहानी दिशा बदलती है। काव्या ने धीरे से अपने झोले से एक छोटा सा चमड़े का वॉलेट निकाला। उसने उसे मेज पर रखा, खोला और भीतर से अपना पहचान पत्र बाहर निकाला। वह कार्ड साधारण नहीं था, उस पर साफ लिखा था, काव्या राठौर, जिला दंडाधिकारी, इंदौर। एक पल के लिए हवा थम गई। सिपाहियों की आंखें फैल गईं। रणवीर के हाथ से फाइल गिर पड़ी। अभिषेक चौहान ने तुरंत एडी मिलाकर सैल्यूट किया। जय हिंद, मैम। उनके स्वर में सम्मान और क्षोभ दोनों थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी सिर झुका दिया। रणवीर पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसकी कमर से ताकत निकाल ली हो। मैडम, मुझे पता नहीं था। उसके मुंह से शब्द टूटकर निकले। काव्या ने उसकी ओर देखा, न क्रोध न विजय का भाव, बस गहरी निराशा। यही तो समस्या है इंस्पेक्टर, उसने शांत स्वर में कहा।
अगर मैं यह पद न रखती तो? रणवीर के पास उत्तर नहीं था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। क्या तब आपका व्यवहार सही होता? काव्या की आवाज कमरे में गूंज गई। बाहर खड़े सिपाहियों के चेहरे झुक गए। अभिषेक चौहान ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर रणवीर ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अभी के अभी वर्दी जमा कराएं, हथकड़ी लगाओ। शब्द बिजली की तरह गिरे। वही सिपाही, अभी के जोड़, जो कुछ घंटे पहले काव्या को पकड़ने आगे बढ़े थे, अब रणवीर के पास आए। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, पर आदेश स्पष्ट था। रणवीर घुटनों के बल बैठ गया। मैम, गलती हो गई। गुस्से में था। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे। उसकी आवाज में वह अकड़ नहीं थी, सिर्फ भय था। काव्या उसके सामने खड़ी रही। मुझे नहीं, उसने कहा। उस बूढ़े दुकानदार से माफी मांगो जिसे तुमने लात मारी। उस लड़की से माफी मांगो जिसे तुमने थप्पड़ मारा। और उस वर्दी से माफी मांगो जिसे तुमने बदनाम किया। रणवीर की आंखों से आंसू निकल आए, पर अब देर हो चुकी थी। हथकड़ी की आवाज कमरे में गूंजी, ठंडी, धातु की, अंतिम। अभिषेक ने मुंशी को बुलाया। एफआईआर दर्ज करो। धाराएं अवैध वसूली, अवैध हिरासत, मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान और महिला के साथ दुर्व्यवहार। मुंशी की उंगलियां कांप रही थीं, पर कलम चल रही थी। बाहर मीडिया को खबर लग चुकी थी। कैमरे गेट के सामने जमा हो गए। डीएम मैडम के साथ दुर्व्यवहार, यह शब्द हवा में फैलने लगे, पर काव्या ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। कोई विशेष व्यवहार नहीं, उसने स्पष्ट कहा। रिपोर्ट उसी तरह दर्ज होगी जैसे किसी आम नागरिक की होती। अभिषेक ने सिर हिलाया। जी मैम। कुछ ही मिनटों में रणवीर की वर्दी उतार ली गई। उसकी टोपी, बेल्ट, बैज सब मेज पर रख दिए गए। वह अब सिर्फ एक अभियुक्त था। उसे उसी लॉकअप की ओर ले जाया गया जहां वह दूसरों को भेजता था। जाते हुए उसने एक बार मुड़कर काव्या की ओर देखा। उस नजर में पछतावा था, पर उससे ज्यादा भय। अरुण मिश्रा एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें भीग गई थीं। काव्या ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। अरुण ने सैल्यूट किया, इस बार डर से नहीं, गर्व से। बाहर गेट खुला। काव्या जब बरामदे में आई तो सैकड़ों लोग जमा थे। गोविंदलाल भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसकी आंखें भर आई थीं। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम चुप रहे। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। चुप्पी भी अन्याय को ताकत देती है। काका, अगली बार चुप मत रहना। भीड़ में से आवाज आई, डीएम मैडम जिंदाबाद। पर काव्या ने सिर हिलाया। जिंदाबाद न्याय होना चाहिए, व्यक्ति नहीं। मीडिया ने माइक आगे बढ़ाए। मैम, क्या यह सत्ता का दुरुपयोग था? काव्या ने सीधा जवाब दिया। सत्ता सेवा के लिए है, भय के लिए नहीं। जब वर्दी डर बन जाए तो उसे जवाबदेह बनाना जरूरी है। उसके शब्द हवा में फैल गए। उस रात कोतवाली की दीवारों ने कुछ अलग सुना, सिर्फ आदेश नहीं, जवाबदेही। रणवीर लॉकअप में बैठा था, सिर झुका हुआ। वही कमरा, वही सीलन, पर इस बार भूमिका बदल चुकी थी। बाहर काव्या ने एक बार थाने की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर संतोष नहीं, क्योंकि यह अंत नहीं, शुरुआत थी। न्याय आया था, पर उसे टिकाए रखना अभी बाकी था। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात का असर अभी भी शहर की हवा में घुला हुआ था। अगली सुबह इंदौर की अनाज मंडी कुछ अलग दिख रही थी। सूरज वही था, दुकानें वही थीं, पर लोगों की आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उनके भीतर दबे हुए साहस को हल्का सा झकझोर दिया हो। कोतवाली थाने के बाहर अब भी मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं। कैमरों के सामने खबरें दोहराई जा रही थीं। इंस्पेक्टर निलंबित, डीएम मैडम के हस्तक्षेप से कार्रवाई। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अंदर लॉकअप में बैठा रणवीर ठाकुर अब वर्दी में नहीं था। उसकी कमर सीधी नहीं थी, मूंछों पर ताव नहीं था, सिर्फ झुका हुआ सिर और लोहे की सलाखों के बीच से झांकती शर्म थी। वही कमरा जहां वह दूसरों को धकेलता था, आज उसके लिए बंद था। उसे पहली बार समझ आया कि अधिकार छिनते ही आदमी कितना छोटा हो जाता है। उधर काव्या राठौर अपने सरकारी कार्यालय में बैठी थीं। गाल का निशान हल्का पड़ चुका था, पर भीतर की याद ताजा थी। मेज पर फाइलों का ढेर था, निलंबन आदेश, विभागीय जांच की कार्यवाही,
और विशेष निरीक्षण के निर्देश। उन्होंने एसएसपी अभिषेक चौहान को बुलाया। राजीव, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे जिले के थानों का औचक निरीक्षण होगा। पिछले 2 साल की शिकायतें निकालिए, जो दर्ज नहीं हुई उन्हें भी खोजिए। अभिषेक ने सिर झुकाकर कहा, जी मैम, हमने पहले ही टीम गठित कर दी है। काव्या ने आगे जोड़ा, और यह भी सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी महिला को बिना महिला पुलिसकर्मी के हिरासत में न लिया जाए। हर पूछताछ कक्ष में कैमरे कार्यशील हों, कोई बहाना नहीं। आदेश स्पष्ट थे। उसी दोपहर गोविंद लाल अपनी दुकान पर शटर उठाते हुए रुका। उसकी शान यूकी डेंसाला के कार्यता करता था। उंगलियां कांप रही थीं, पर आज वह कांप डर से नहीं, जिम्मेदारी से था। पास खड़े दूसरे दुकानदार ने कहा, काका, अब तो डर खत्म। गोविंद ने गहरी सांस ली। डर तभी खत्म होगा जब हम चुप रहना छोड़ेंगे। बाजार में धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए। किसी ने नया क्यूआर स्टैंड लगाया, किसी ने टूटे कांच को पूरी तरह साफ किया, पर सबसे बड़ी सफाई उनके मन में हो रही थी। उधर कोतवाली में विभागीय जांच शुरू हो चुकी थी। 2 और सिपाही जो अवैध वसूली में शामिल पाए गए, निलंबित कर दिए गए। रिकॉर्ड खंगाले गए। कई पुराने मामलों में दबाई गई शिकायतें सामने आने लगीं। मीडिया अब सिर्फ घटना नहीं, बदलाव की खबर दिखा रही थी। काव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सामने कैमरे, रिपोर्टर, माइक। उन्होंने सीधा कहा, यह मामला किसी एक पद का नहीं है। अगर मैं जिला दंडाधिकारी न भी होती, तब भी यह कार्रवाई होनी चाहिए थी। कानून का सम्मान व्यक्ति देखकर नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार ने पूछा, मैम, क्या आपको व्यक्तिगत अपमान का दर्द नहीं? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दर्द तो था, पर अगर मैं सिर्फ अपने लिए लड़ती तो यह कहानी छोटी रह जाती। मैं चाहती हूं कि यह संदेश जाए, चुप्पी अन्याय की साझेदार होती है। उनके शब्दों ने भीड़ को शांत कर दिया। उसी शाम उन्होंने अरुण मिश्रा को अपने कार्यालय बुलाया। अरुण घबराया हुआ अंदर आया। मैम, उसने सैल्यूट किया। काव्या ने कहा, तुम्हारा संदेश सही समय पर पहुंचा। साहस हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी एक छोटे संदेश से भी आता है। उन्होंने फाइल बढ़ाई। तुम्हारा नाम प्रशंसा पत्र और पदोन्नति परीक्षा की सिफारिश के लिए भेजा जा रहा है। अरुण की आंखें भर आईं। मैम, मैंने तो बस वही किया जो वर्दी का अर्थ है, काव्या ने कहा। मिट्टी का रंग धोखा नहीं देता। अगले हफ्ते रणवीर ठाकुर की गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज हुई। अदालत में पेशी हुई। वही मीडिया, वही भीड़, पर इस बार कैमरे उसके चेहरे पर थे। झुका हुआ, थका हुआ, और पहली बार बिना शक्ति के। उसने अदालत में कहा, मैंने गुस्से में गलती की, पर न्याय ने उत्तर दिया, गुस्सा कानून से बड़ा नहीं। समय के साथ घटना की सुर्खियां कम होने लगीं, पर असर गहरा रहा। थानों में नए दिशा निर्देश लागू हुए। पूछताछ कक्षों में कैमरे ठीक किए गए। महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती से लागू हुए। बाजार में लोग अब पुलिस को देखकर सहमते नहीं, आंख मिलाकर बात करते थे। 1 महीने बाद काव्या बिना किसी काफिले के उसी अनाज मंडी पहुंची। वही आसमानिया कुर्ती, वही साधारण चप्पल। इस बार लोग उन्हें पहचान रहे थे, पर वे आगे बढ़कर झुक नहीं रहे थे, वे सीधा खड़े होकर नमस्ते कर रहे थे। गोविंद लाल ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आज चाय मेरी तरफ से। काव्या ने हंसते हुए कहा, और आज भुगतान ऑनलाइन होगा, नेटवर्क ठीक है ना? सब हंस पड़े। माहौल हल्का था, पर भीतर एक गंभीर बदलाव दर्ज हो चुका था। जाते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बाजार अब पहले जैसा नहीं था। वहां डर कम था, आवाज थोड़ी ऊंची थी। उन्होंने मन ही मन कहा, असली ताकत पद में नहीं, रीढ़ में होती है। उस दिन इंदौर ने एक बात सीखी, सत्ता का नशा चाहे जितना गहरा हो, सच की एक ठोस आवाज उसे डगमगा सकती है। और जब एक नागरिक खड़ा होता है, तो कुर्सियां हिलती हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, वह हर उस जगह शुरू हुई जहां किसी ने चुप रहने की बजाय बोलना चुना।